आज हमारे पास है SRK 400 यानी कि 400 क्यूजे मोटर की तरफ से। और ये मोटरसाइकिल इतनी एक्साइटिंग प्रोडक्ट है, उसका रीज़न ये है कि मैं हमेशा से क्यूजे मोटर्स की लास्ट जो 2 वीडियो में बोल रहा हूँ एक्साइटिंग प्रोडक्ट है, एक्साइटिंग प्रोडक्ट है, ये भी एक्साइटिंग प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये है कि ये 400 सीसी कैटेगरी में आती है और आजकल 400 सीसी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा धमाल मचा हुआ है। तो डेफिनेटली इसमें कुछ पोटेंशियल मुझे दिखा है, इसीलिए बोल रहा हूँ ये खास है। तो देखते हैं इस वीडियो में कि क्या खास है इस SRK 400 में। मैं हूँ प्रदीप सिंह और आप देख रहे हो इंजन्स डे। SRK 400 क्या प्रोडक्ट है, सबसे पहले बात करी जाए तो ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं है। सबसे पहले मैं यही बात क्लियर करना चाहता हूँ क्योंकि आपको लगेगा कि नया प्रोडक्ट है। हालांकि इसी पे बेस्ड एक और प्रोडक्ट आया हुआ है इंडियन मार्केट में, जो कि है बेनेली की TNT 300। ये बाइक उसी पे बेस्ड है लेकिन क्यूजे मोटर की तरफ से आई है। तो यहाँ पर लुक्स में बेनेली की TNT 300 से अलग देखने को मिलेगा। वो 300 सीसी पे थी, ये 400 सीसी पे वो उन्होंने शिफ्ट करा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इंजन परफॉर्मेंस में फ़र्क देखने को मिलेगा। लेकिन बात करें लुक्स के मामले में और सारी चीज़ों के मामले में, यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट का आपको जो हेडलाइट यूनिट देखने को मिलती है, मैं चालू करके दिखाता हूँ। एक ट्राई शेप की 2 LED DRLs देखने को मिलेंगी और यहाँ पे 2 प्रोजेक्टर लैंप है LEDs के, काफ़ी अच्छे देखने को लगते हैं। यहाँ पे मुझे ना एक छोटी सी सजेशन वाली बात लगी, इफ़ आप भी इस बात पे एग्री करेंगे कि ये जो हेडलैम्प यूनिट है अगर हल्की सी ब्रॉड और होती तो डेफिनेटली थोड़ा सा और माचोनेस आता है इसकी लुक्स में। बट यहाँ पर अभी भी अच्छी लग रही है, शार्प डिज़ाइन है इसका। एक काफ़ी जो है मैं कह सकता हूँ कि एक शार्पनेस ज़्यादा दिखती है इसके डिज़ाइन में। और ऊपर की तरफ लोगो और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपसाइड डाउन फोक्स देखने को मिलने वाले हैं और साथ में 260 mm के पैडल डिस्क, डुअल पैडल डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं। इस प्राइसिंग पे और इस सेगमेंट में मुझे नहीं लगता कोई डुअल डिस्क का ऑप्शन दे रहा है, फ्रंट के अंदर कोई भी नहीं ऑफर दे रहा। ABS के साथ है। पीछे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसकी स्क्वायर में सिंपल एक डिजिटल स्क्रीन दी गई है, जहाँ पे सिर्फ टैकोमीटर, ओडोमीटर, गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर और ट्रिप मीटर और टाइम के बारे में बताता है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन है, बाकी वार्निंग साइंस इसके साइड में दी गई हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर लिस्ट नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, यहाँ पर आपको जो ब्रेक लीवर है फ्रंट ब्रेक का, उसको एडजस्टेबल वहाँ पर आपको एक पॉइंट देखने को मिलेगा। इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। एंड उसी के पीछे यहाँ पे किल स्विच और यहाँ पे हैज़ार्ड का एक स्विच दिया हुआ है, जैसे हैज़ार्ड लाइट्स के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इग्निशन स्विच और इस स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए बटन्स। इस साइड जो हेडलैम्प एंड आपके बाकी हॉर्न एंड इंडिकेटर के स्विच। पीछे आएंगे तो जो टैंक है काफ़ी शार्प दिया गया है विद फेयरिंग, यहाँ पे काफ़ी एक्सटेंडेड फेयरिंग दी गई है। यही इस मोटरसाइकिल में काफ़ी खासियत है कि ये स्लीक मोटरसाइकिल लगती है। और पीछे आएंगे सीट्स का लुक जो है, ये एक नेकेड मोटरसाइकिल है जैसे आपको दिख रहा है, लेकिन ये नेकेड नहीं लगती। ये जो है ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से फेयरिंग वाली मोटरसाइकिल पे बेस्ड हो, क्योंकि सीट्स वैसी बनी हुई है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा लगता है। पीछे सीट्स छोटी हैं और यहाँ पर R1 टाइप वाली एक फीलिंग आएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एयर डक्ट्स के स्पेस दिया गया है। और साइड में बात करेंगे तो यहाँ पे जो है फ्रेम देखने को मिलेगा, ट्यूबुलर फ्रेम है यहाँ पर। और इस साइड की बात करें जाके अपोजिट साइड में, यहाँ पर आपको एक मोनोशॉक अलग से देखने को मिल जाएगा। यानी कि ये यूनिकनेस है इस मोटरसाइकिल में, जो कि फ्रेम के अंदर से एकदम साइड में आपको मोनोशॉक देखने को मिलता है। ये आपने कावासाकी में देखा होगा, जो कि यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। एंड पीछे आएंगे तो यहाँ पर जो टेल लाइट है ये T शेप की दी गई है। और बाकी जो है क्लीन लुक दिया गया है। इसके नीचे कोई टेल टाइड ही नहीं है, लेकिन व्हील हगर दिया गया है, जिसमें आपको इंडिकेटर्स भी देखने को मिलेंगे और नंबर प्लेट्स वगैरह सब दिए। काफ़ी बड़ा ये व्हील हगर दिया गया है। हाँ, फ्रंट का जो साइज़ है करीब ये 110 सेक्शन का है टायर का, और पीछे का जो है 150 सेक्शन का दिया गया है। बाकी यहाँ पर जो आगे एर्गोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि लुक्स के मामले में डेफिनेटली ये मोटरसाइकिल आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि स्लीक लुक है और देखने के मामले में काफ़ी लोग मुड़ मुड़ के भी देखते हैं इस मोटरसाइकिल को। अब बात करते हैं एर्गोनॉमिक्स की। इस मोटरसाइकिल की एर्गोनॉमिक्स के बारे में बात करी जाए तो इसका वज़न जो है 186 किलो है। तो मैं बैठ के बताता हूँ।
यहाँ पर सबसे पहले आपको जो फील होगा कि हाँ ये मोटरसाइकिल 186 किलो की ज़रूर है, बट वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो आपको उतना वेट महसूस नहीं होगा। हाँ, टैंक साइज़ जो है इसका लगभग 13.5 लीटर के आसपास का, कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर जो साइज़ भी है छोटा दिया गया है, तो उसकी वजह से जो हैंडल बार है वो आपके क्लोज देखने को मिलता है। ये जो है सीटिंग ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा जैसा आपको देखने को मिल रहा है। फुट पैक्स ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू ड्यूक, KTM ड्यूक से, लेकिन हाँ फिर भी आपको थोड़ा सा रिलैक्स पोजीशन देखने को मिलेगी जो कि मुझे पसंद आई। और इसकी सीट हाइट जो है 785 mm है, तो जो कम हाइट वाले लोग हैं उनके लिए ये मोटरसाइकिल काफ़ी बेनिफिशियल है। जैसा दिख रहा है मेरे दोनों पैर नीचे है, बहुत आराम से बैठा हूँ, मेरी 5.8 इंच हाइट है, तो डेफिनेटली ये मोटरसाइकिल काफ़ी बेटर है उस मामले में। बाकी ओवरऑल जो बाकी सारे एस्थेटिक चीज़ें हैं, चाहे इसका व्हील बेस हो वो भी उतना लॉन्ग नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपको डेफिनेटली एक काफ़ी एजीनेस फील होगी कि हाँ लाइट है मोटरसाइकिल, तो इस मामले में काफ़ी बेटर है। अब बात करते हैं भैया इसकी इंजन की परफॉर्मेंस के बारे में, यानी कि इंजन में कितनी पावर है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करूँ तो ये जो इंजन है ये 400 सीसी का इंजन है। पैरेलल ट्विन यहाँ पर सिलेंडर दिए गए, यानी कि 2 सिलेंडर यूनिट है ये, और उसके बावजूद इसमें पावर जो है करीब ये निकालती है 42 bhp, यानी कि लगभग जो है 42 bhp के आसपास है, और 37 न्यूटन का टॉर्क दिया गया है जो कि 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ काम करता है। तो यहाँ पर इस मोटरसाइकिल में मेन खासियत क्या है, इंजन तो है ही है जो आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है, इसकी आवाज़ भी अच्छी है, मैं सुनाता हूँ। आपको आवाज़ काफ़ी स्मूथ देखने को मिलेगी, डुअल सिलेंडर यूनिट जैसी है, लेकिन जैसे आपको जो रॉयल एनफील्ड की है कॉन्टिनेंटल GT 650 उससे जो है साउंड जो है थोड़ी सी बेटर देखने को मिलेगी, थोड़ी सी सूदिंग है। लेकिन हाँ इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर आपको जो एग्जॉस्ट देखने को मिल रहा है ये अंडर बेली एग्जॉस्ट दिया गया है, छोटा है, इसकी आवाज़ के लिए ही डिज़ाइन करा गया है, इसी के कारण से इसकी आवाज़ जो है काफ़ी बेटर आती है। अब बात करते हैं इंजन चलाने में कैसा है। इस मोटरसाइकिल में खासियत ये है कि ट्विन सिलेंडर होने के जो इसके फ़ायदे हैं वो इसमें बेहतरीन नज़र आते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमने KTM चलाई हुई है, सिंगल सिलेंडर यूनिट 400 सीसी हमने ज़्यादा देखी है। हालांकि ये इकलौती बाइक नहीं है 400 सीसी में जो ट्विन सिलेंडर यूनिट के साथ आती है। एक और आती है कावासाकी निंजा 400 जो इससे करीब मैं कह सकता हूँ 1 लाख रुपये महंगी है, और उसमें परफॉर्मेंस भी काफ़ी ठीक है। मैं इसकी भी परफॉर्मेंस में कोई मैं ये कह सकता हूँ कि कोई बुरी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं KTM से कंपेयर करूँ, क्योंकि इसकी प्राइसिंग जो है लगभग दी गई है 3,60,000 के आसपास की इसकी प्राइसिंग है एक शोरूम की, और जो KTM है वो करीब 3 लाख रुपए कॉस्ट करती है। अब भैया 2 सिलेंडर देने की वजह से आपको थोड़ी सी कॉस्ट एक्स्ट्रा बेयर करनी पड़ेगी। अब यही कारण है कि वो 60,000 रुपये यहाँ पर आपको क्यों देने चाहिए, मैं ये थोड़ा सा जस्टिफाई करता हूँ और आगे कंक्लूड करूँगा। सबसे पहले ट्रैक्टेबिलिटी की बात करें तो मैं थोड़ा सा स्पीड स्लो करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि चौथे गियर पे ही है, मैं इसको 30 के आसपास से उठाऊँगा, 30-35 देख रहे हैं, बहुत आसानी से उठ रही है और काफ़ी इसमें जो है पोटेंशियल है, जो कि मुझे लगता है ट्रैक्टेबिलिटी इस मोटरसाइकिल की काफ़ी बढ़िया है। अभी एक और बात सबूत दिखाता हूँ और इसके बाद सस्पेंशन के बारे में भी बात करेंगे। अब जैसे फर्स्ट गियर में मैंने दूसरा तीसरा भी डाल दिया 30 के नीचे ही, तब भी काफ़ी अच्छी ट्रैक्टेबिलिटी है। चौथा भी डाल दूंगा ना तब भी चलेगी, देख रहे हैं। तो ये इसमें काफ़ी खासियत है। अब थोड़ी सी कॉर्निंग की बात कर ली जाए तो कॉर्निंग में इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं मिलता। कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है क्योंकि चैसी इसकी काफ़ी बेटर है और सस्पेंशन सॉफ्ट होने की वजह से ना इसमें कॉर्निंग पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, ये थोड़ा सा लगता है। लेकिन हाँ, मैं पहले बात कर रहा था इसकी ट्रैक्टेबिलिटी के बारे में, तो ट्रैक्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है पावर फिगर्स को लेके।
लेकिन अब बात करी जाए कि पावर जो है इसकी एक्चुअल कब आपको महसूस होती है। अगर 4000 आरपीएम के आसपास है ये मोटरसाइकिल तो काफ़ी अच्छे से ये अपना परफॉर्मेंस दिखाती है। मैं इतना कहना चाहूँगा लो एंड में ना परफॉर्मेंस रहती है लेकिन उतनी अग्रेसिव नहीं है। जो एक्चुअल अग्रेसिव जो है 4000 आरपीएम के आसपास होती है। उसके बाद जो सेकंड बूस्ट ऑफ थ्रस्ट आता है वो आता है 7000 आरपीएम के बाद। तो ये इसमें थोड़ा सा आपको पावर बैंड देखने को मिलेगा। लेकिन डुअल सिलेंडर मोटरसाइकिल है, जैसे मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा, डुअल सिलेंडर मोटरसाइकिल का फ़ायदा ये होता है कि हर लेवल पे टॉर्क ना मिलता रहता है और पावर बैंड में उतनी कमी नहीं होती। तो लो एंड ट्रैक्टेबिलिटी में काफ़ी सारी चीज़ों में ये काफ़ी हेल्प करता है। डेफिनेटली ट्विन सिलेंडर का यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलता है। हर लेवल पे टॉर्क अवेलेबल रहता है, हर लेवल पे पावर मौजूद रहती है, चाहे लो एंड हो चाहे टॉप एंड हो। हाँ, अब बात करें कि यहाँ पर आपको इसकी टॉप स्पीड कैसे देखने को मिलेगी। 0 to 100 तो काफ़ी अच्छी है। ये KTM से भी मुझे फास्ट देखने को मिली क्योंकि पहला गियर 60 तक जाता है, दूसरा गियर करीब 80-85 के आसपास है, तीसरा गियर 121 तक जाता है। तो कहीं ना कहीं जो KTM है वो तीसरा गियर 100 तक टच करती है। तो यहाँ पर वहाँ पर उस KTM का जो जूस है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर गियरिंग हल्की सी लूँगा तो उसकी वजह से ये इंजन की परफॉर्मेंस के कारण है इसका 0 to 100 टाइमिंग काफ़ी बेटर दिया गया है। सेकेंडों में 0 to 100 जो गियर रेशियोज है मैं उतनी बात बता दूं। तीसरा गियर 121 और चौथा गियर करीब 140 दिखाता हूं मैं अगर जाता तो, और पांचवा गियर करीब 160 और छठा गियर 183 जाता है। अब बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इंप्रेस करा है इसमें, क्योंकि सामने की तरफ डुअल डिस्क का ऑप्शन है तो फ्रंट की तरफ जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा वो काफ़ी बेटर समझ में आएगा। रियर की भी जो डिस्क है वो पैडल डिस्क ब्रेक दी गई है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो ब्रेक का परफॉर्मेंस है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपको जो क्लच का रिस्पॉन्स है कैसा है। यहाँ पर क्लच का रिस्पॉन्स मुझे उतना लाइट नहीं लगा। ये नॉर्मल QJ जो मोटरसाइकिल्स है हर किसी का जो क्लच का जो फील है, यानी कि जो इसको पकड़ने में फील आएगा उतना लाइट नहीं आएगा। हाँ, गियर चेंजिंग इसकी थोड़ी सी स्मूदर है, ये मैं कह सकता हूँ स्मूदर है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वाइब्रेशंस की बात करें, क्योंकि वाइब्रेशन मैटर करती हैं, डुअल सिलेंडर यूनिट है ना तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशन कैंसलेशंस होती हैं इसमें। लेकिन फिर भी ये 6000 आरपीएम से ऊपर जाते सार ना ये आपको माइनर वाइब्रेशंस जो हैं फुट पैक्स पे और हल्की सी हैंडल बार पे नज़र आती है। वैसे स्मूथ मोटरसाइकिल है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें उतनी वाइब्रेशन महसूस होती है। लेकिन अगर आप बार बार रेफ कर रहे हो, टॉप रेंज में लेके जा रहे हो, तो आपको फिर लगेगा कुछ देर बाद कि हल्की हल्की वाइब्रेशंस है। लेकिन फिर भी ये काफ़ी मोटरसाइकिल काम नज़र आती है। अगर आप इससे क्रूज़ करना चाहते हो 100-110 की स्पीड में बहुत मक्खन क्रूज़ होती है, 100-110-120 पे बहुत बेटर क्रूज़ होती है। हाँ, अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर साइड है, ये उतने ज़्यादा स्टिफ नहीं दिए गए। उसका रीज़न ये है कि ये बेटर टू राइड है, यानी कि इजी टू हैंडल है और इजी टू राइड कह सकता हूँ मैं ऐसे। फ्रंट के भी इसे सस्पेंशन है, माइनर से स्टिफर है, रियर के थोड़े से सॉफ्ट मुझे महसूस हुआ है। और ग्राउंड क्लियरेंस ना इसकी ना ज़्यादा नहीं है, इसकी 150 mm की है। तो यहाँ पर ना अब इसका रीज़न के कारण ना पीछे का थोड़ा सा सॉफ्ट होने का ना कई बारी अंडर बेली हल्की सी स्क्रैप हो सकती है अगर शार्प जो है स्पीड बम्प्स आपको देखने को मिलेंगे, ये थोड़ा सा मुझे लगा। लेकिन हाँ, टॉप स्पीड में जाते सार ना ये सस्पेंशन उतने अनोइंग फील नहीं होते जो आपको लगेंगे। लेकिन फिर भी कॉर्निंग पे कहीं ना कहीं आपको हल्का सा महसूस होगा कि और स्टिफर होते ना तो और कंट्रोलिंग में बेटर होता। लेकिन कॉर्निंग की बात करी रही है तो आपको कॉर्निंग पे कैसी लगती है मोटरसाइकिल? देखिए, कॉन्फिडेंस आता है लेकिन ये उतना बेटर नहीं है जो KTM प्रोवाइड करती है, क्योंकि उसके जो क्विकनेस है या उसकी एजिलिटी है वो बेटर समझ में आती है। इसका ऐसा लगता है कि यार इजी टू राइड है, तो उसी के हिसाब से ये मोटरसाइकिल आपको समझ में आएगी। कॉर्निंग पे आपको डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस वैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आप उतना कर सकते हो, लेकिन एक लिमिट तक। उसके ज़्यादा आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपको फील होगा कि इसके सस्पेंशंस थोड़े से बेटर होने चाहिए थे कॉर्निंग पे भी। तो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पर ये चीज़ें लगी। हाँ, अब इसकी फ्यूल इकॉनमी कितनी है अगर आप ये सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं कहूँगा ना ही पूछिए। फ्यूल इकॉनमी में बेटर नहीं है, KTM से भी बुरी है। इसकी 22-23 की फ्यूल इकॉनमी है जो मुझे समझ में आई है।
अगर आपको ये लेनी है तो ये बात का ध्यान रखना, फ्यूल इकॉनमी बेटर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इस पे बैठेंगे ना बहुत आराम से तो चलाने नहीं वाले, दौड़ाने ही वाले हैं, तो डेफिनेटली उसकी वजह से इसकी फ्यूल इकॉनमी बेटर नहीं आने वाली। हाँ, ये मोटरसाइकिल में ये था इसके चलाने के बारे में, फील के बारे में। अब बात करते हैं कि लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि 3,60,000 का प्राइसिंग रखा गया है। बाइक की परफॉर्मेंस में मुझे उतने इशू नहीं लगे, मैं ये स्पष्ट बात कहना चाहूँगा अपने कंक्लूजन में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ नज़र आती है, एक तो ग्राउंड क्लियरेंस में मुझे थोड़ा सा इशू लगा, बाकी उतना इशू नहीं है परफॉर्मेंस में। हाँ, कनेक्टिविटी फीचर्स भी नहीं है इसके अंदर जो KTM प्रोवाइड कर रहा है, ना उसके जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिर्फ ABS मौजूद है इसके अंदर, ना ट्रैक्शन कंट्रोल है, ना कॉर्निंग ABS है, ना क्विक शिफ्टर है, कुछ नहीं है ऐसा इस मोटरसाइकिल में। लेकिन सिंपल सोबर मोटरसाइकिल जरूर है ट्विन सिलेंडर यूनिट के साथ। अब आप सोचेंगे कि भैया इससे बढ़िया मैं KTM ड्यूक क्यों ना ले लूँ, उसकी भी 1.5 PS ज़्यादा है। देखिए, ट्विन सिलेंडर यूनिट का फ़ायदा क्या होता है कि आपको हर लेवल पे टॉर्क मिलता है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। अब यही मोटरसाइकिल में मुझे बेनिफिट देखने को मिला है कि इंजन इसका मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बाकी उतने नहीं है, क्योंकि ना फीचर लिस्ट इसमें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा देखने को मिलती है, ना KTM जैसी ब्रांड वैल्यू है। क्योंकि मोटरसाइकिल्स जो है वो अब चाइनीज़ कंपनी है, सबको मालूम है, और इनके जो टच शोरूम्स हैं, यानी कि जो टच पॉइंट्स हैं, वो उतने नहीं हैं जितने KTMs के, क्योंकि KTM एंड बजाज साथ में तो डेफिनेटली KTM को वो चीज़ बेनिफिट मिलता है। बट मुझे लगता है अगर क्यूजे मोटरसाइकिल इसको अच्छे से ब्रांड करती है और अपने कंपनी को भी अच्छे पोटेंशियल तक लेके जाती है, तो मुझे लगता है ये मोटरसाइकिल फिर जो है इस प्राइस टैग पे लेने लायक है। हाँ, अगर कंपनी 10 से 20 हज़ार रुपये और सस्ती करती है मोटरसाइकिल, तो देन डेफिनेटली इसका जो रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं अभी भी रिकमेंड करता हूँ, लेकिन वो उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पास क्यूजे मोटरसाइकिल्स का या पेनेली के टच पॉइंट्स अवेलेबल हैं, बस उन्हीं लोगों के लिए। बाकी एक बार इसको टेस्ट राइड जरूर करके देखें, आपको भी ये बाइक जो है पसंद आएगी। तो ये था हमारी वीडियो में इस SRK 400 के अंदर। आपको कैसा लगा बताना जो कमेंट सेक्शन के अंदर। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो और सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।